हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे हमारे एलसीआर सर्किट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ये जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूं असाइनमेंट का टॉपिक नंबर 7.17 है। इसमें एलआर, एलसी, आरसी, एलसीआर, रेजोनेंस सारे क्वेश्चंस हैं। सो वी स्टार्ट अलोंग दो दो तीन तीन के बैच में। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मैं तीनों करूंगा। जैसे फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस आपके सामने हैं, फर्स्ट थ्री आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास एलसीआर के बेसिक फॉर्मूलाज जो मैंने आपको बताए थे वो कौन कौन से थे? एक वोल्टेज का था अंडर रूट ऑफ वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर या ईएल माइनस ईसी का स्क्वायर प्लस ईआर का स्क्वायर। एक था इंपीडेंस का अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस एक्सआर का स्क्वायर। एक था फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वो क्या था? वीएल माइनस वीसी बाय वीआर या फिर एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। अगर फेज डिफरेंस पॉजिटिव आता है इसका मतलब वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल फाई। अगर फेज डिफरेंस नेगेटिव आता है तो वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय एन एंगल फाई। ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया था एक पावर का फॉर्मूला, पावर कंजम्पशन का एवरेज पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या था? ईवी आई बी कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है? आर बाय जेड। कॉस फाई को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। इसके अलावा रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है? जब करंट क्या हो? मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम मतलब इंपीडेंस क्या हो? मिनिमम। इंपीडेंस मिनिमम कब होती है? जब वो रेजिस्टेंस के बराबर होती है। जब Z R के इक्वल हो जाता है वो कब होता है? जब XL XC के बराबर होता है। और फ्रीक्वेंसी कितना हो जाता है? 1/2 π√LC। तो ये सारे कुछ फॉर्मूलाज थे। क्यू फैक्टर का एक और था, क्यू फैक्टर क्या बताया था आपको? 1/R√L/C। ठीक। यहां तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था थियोरेटिकली। आज न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट थ्री पे सामने ध्यान दीजिए। इफ द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1 एंड V2 इज 30, नाउ दिस इज एन LR सर्किट। LR सर्किट जो V1 है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर आपको कितना दिया हुआ है? 30 वोल्ट। और जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 30 वोल्ट। VL आपको दे दिया 30 वोल्ट। VR और VL दोनों पता है, तो ओवरऑल वोल्टेज अगर कैपेसिटर नहीं होता तो अंडर रूट ऑफ VL स्क्वायर, VC वाला जीरो हो जाएगा, VL माइनस VC का होल स्क्वायर होता है, VC जीरो हो गया, प्लस VR का स्क्वायर। तो रिजल्ट आया अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। रिजल्ट आ गया 30√2 वोल्ट। सो ओवरऑल वोल्टेज V3 की ओवरऑल वोल्टेज है वो कितना होगा? 30√2 वोल्ट। यही है V3। V3 इज द ओवरऑल वोल्टेज LR सर्किट की। ठीक। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द इंपीडेंस ऑफ द कॉइल इज 141.4 ओम। Z आपको दिया है 141.4 ओम्स। इंपीडेंस ऑफ कॉइल दिया है 141.4 ओम्स। बिना कुछ समझे मुझे नजर आ रहा है कि ये 100√2 हो गया। कैलकुलेशंस छोटी हो जाएंगी। इंपीडेंस आपको दिया है 141.4 ओम्स। कॉइल बोला मतलब कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। कॉइल क्या है? एक इंडक्टर है, उसकी वायर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा जब तक प्योर इंडक्टर ना बोला हो। तो बेसिकली एवरी कॉइल बिहेव्स एज एन LR सर्किट। तो इंपीडेंस है 100√2 ओम्स। फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 100 ओम्स। रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम्स। व्हाट विल बी इट्स इंडक्टेंस? L निकालना है। अब आपको Z पता है, LR सर्किट हो गया, तो Z स्क्वायर इज R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। सो XL स्क्वायर हो गया Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। सो 100√2 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। तो XL सॉल्व करके आ जाएगा 100 ओम्स। XL आ गया 100 ओम्स। आपको क्या निकालना है? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या हो जाता है? L। सो XL कितना हो गया? 100 ओम्स। XL क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू L। ये आ गया 100। L की वैल्यू 100 बाय 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी इन दिस क्वेश्चन इज गिवन एज 50। 50 इंटू 200, 100 कट गया, 1 बाय पाई हेनरी। ये आंसर आ गया। पाई की वैल्यू डालिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा पॉइंट्स में। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है
इंडक्टेंस ऑफ चोक कॉइल, चोक कॉइल इज एन एलआर सर्किट, कॉइल को ही चोक कॉइल बोल दो, इज 0.2 हेनरी। तो आपको इंडक्टर दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया है 0.2 हेनरी एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम्स, इसकी रेजिस्टेंस दी है 0.5 ओम्स, एल दिया है और आर दिया है। इफ द ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज पास्ड, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आप एक्सएल निकाल सकते हो, और करंट दिया हुआ है, एक्सएल आपके पास आ गया, करंट आपको दिया है 2 एम्पियर, आपको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड्स, वोल्टेज ओम्स लॉ लगाओ, इंडक्टिव सर्किट है तो V इज इक्वल टू आई आर नहीं लगेगा, आई एक्सएल नहीं लगेगा, आई एक्सी नहीं लगेगा, क्या लगेगा आई जेड, क्योंकि आपके पास अब कॉम्बिनेशनल सर्किट है, तो V इज इक्वल टू आई जेड, जेड क्या है इंपीडेंस, तो जेड पहले निकालना पड़ेगा, जेड निकालने के लिए आपको एक्सएल निकालना पड़ेगा, तो पहले निकालिए एक्सएल, एक्सएल हो गया 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल, सो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 50 और एल की वैल्यू 0.2, सब एसआई यूनिट्स में हेनरी वगैरह, सो कितना आ गया 2 इंटू 50 100, ये आ गया 20 पाई ओम्स, एक्सएल आपके पास आ गया 20 पाई ओम्स। इसके बाद आपको निकालना है इंपीडेंस, इंपीडेंस निकालिए, इंपीडेंस निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, सो अंडर रूट ऑफ व्हाट इज आर का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सएल हो गया 20 पाई, सो 20 इंटू 3.141, 20 इंटू 3.141, यह आता है 62.82 इसका स्क्वायर। अब देखो 62.82 का स्क्वायर कितना हो गया, लॉजिकली सोचो 62.82 का स्क्वायर कितना हो गया 3600 समथिंग, और 0.5 का स्क्वायर हो गया 0.25, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, अप्रोक्सीमेट आंसर तुम्हारा 62.82 आ गया, अप्रोक्सीमेट आंसर इतना आ गया। अब करंट आपके पास है, इंपीडेंस आपके पास है, ओम्स लॉ लगाओ, वोल्टेज कितना हो गया E इज इक्वल टू आई जेड, आई कितना है 2, जेड कितना 62.82, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 125.64, देखो मैच करेगा क्योंकि 0.5 बहुत छोटा है ना, तो उसको आप क्या कर सकते हो नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर ये बड़ी वैल्यू दी होती तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट आता, पर कैलकुलेशन में आप खुद लॉजिकली सोचो यार 3600 है और ये 0.25 है, तो 3600 में 0.25 अगर मैं थोड़ा बहुत ऐड भी करता 3600 से भी बड़ा है, उसको अगर ऐड भी कर दूंगा तो निग्लिजिबल इफेक्ट पड़ेगा, सो आपका आंसर कितना आया उतना ही जितना वो वैल्यू है। गॉट इट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 3। नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट कीजिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो आगे देखिए आंसर नंबर 4। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 300 ohms, एक कॉइल है उसकी रेजिस्टेंस है 300 ohms, एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी, एल आपको दिया है 1 हेनरी, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 by 2 पाई, फ्रीक्वेंसी दी है 300 by 2 पाई हर्ट्ज, कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला कौन दिया है, इंडक्टर है और रेजिस्टर है, tan phi का फॉर्मूला क्या होता है XL माइनस XC बाय R, सिंस इट्स एन LR सर्किट तो tan phi का फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे XL बाय R, XL बाय R, XL कितना हो जाएगा, XL हो जाएगा ओमेगा L, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू L, 2 पाई से 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 300 बाई 2 पाई, L की वैल्यू 1 कट गया, आंसर आया 300 ohms। XL आपके पास आ गया 300 ohms, R आपके पास है 300 ohms, tan phi कितना होगा यहाँ पे XL बाय R, ये आ गया 1, phi आ गया पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री। सो आप बोलो भाई देयरफॉर वोल्टेज, क्योंकि phi पॉजिटिव आया, लीड्स
करंट बाय पाई बाय 4। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? In an AC circuit, the potential difference across inductance and resistance joined in series is respectively 12 volts and 16 volts. Inductance and resistance voltage दिया है, voltage across inductor दिया है 12 volts, voltage across resistor ये दिया है 16 volt। क्या हो गया? ये LR सर्किट हो गया, दोनों की इंडिविजुअल वोल्टेज दी है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या फॉर्मूला बताया? अंडर रूट ऑफ EL माइनस EC का स्क्वायर, EC नहीं है, प्लस ER का स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। 12 कितना हो गया? 144, 16 का स्क्वायर 256, ये आ गया रूट 400, रिजल्ट आया 20 वोल्ट्स। सो ओवरऑल वोल्टेज आ गई 20 वोल्ट्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्या कह रहा है? अ कॉइल टेक्स अ करंट ऑफ 2 एम्पियर एंड 200 वॉट पावर फ्रॉम एन ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब ध्यान दो, आपको करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, आपको वोल्टेज दी है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज और पावर दिया है 200 वॉट। कौन सा सर्किट है? LR सर्किट है। अगर आप इन दो डाटा को पकड़ो, आपको वोल्टेज पता है और करंट पता है, तो आप इससे ओम्स लॉ लगा के इंपीडेंस निकाल सकते हो। आपके पास Z आ गया E बाय आई, 220 बाय 2 दैट इज 110 ओम्स। इंपीडेंस आ गया 110 ओम्स। ठीक, इंपीडेंस निकालने के बाद आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। पावर आपको पता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? EV IV cos फाई। पावर कितना है? 200, EV कितना है? 220, IV कितना है? 2, cos फाई होता है R बाय Z। याद है cos फाई की वैल्यू क्या होती है? पावर फैक्टर होता है R बाय Z। कटिंग करो, 0 से 0, 2 से ये आपके पास आ गया 10 बाई 22 इज R बाय Z। इंपीडेंस है 110, सो R आ गया आपके पास 10 इंटू 110 बाई 22, 22 इंटू 5, ये आ गया 50 ओम्स। रेजिस्टेंस आ गया 50 ओम्स, इंपीडेंस है 110, रेजिस्टेंस आ गया 50 ओम्स, इंपीडेंस है 110। L निकालना है तो पहले XL निकालिए। Z होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। XL स्क्वायर हुआ Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। Z का स्क्वायर दैट इज 110 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर दैट इज 50 का स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B इंटू A प्लस B। तो XL स्क्वायर आ गया, इससे XL निकलेगा, इससे L निकल जाएगा। XL निकाल लो पहले, 60 इंटू 160 का रूट। फ्रीक्वेंसी कितनी आपको L निकालना है? रूट 60 इंटू 160, इसमें से 10 बाहर ले लो, 16 6 96, 16 6 96, 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करता हूं तो 2, या डायरेक्टली लिखो 2 इंटू 3, 16 का 4 बाहर आ गया और 6 बाहर बचा, तो 40 रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 इंटू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, आपके पास L आ जाएगा। तो ये बचा 100, 40 रूट 6 बाय 100 पाई। सिंप्लीफाइड 2 रूट 6 बाय 5 पाई हेनरी। ठीक है, कैलकुलेशंस इस चैप्टर में हैं, अच्छी खासी हैं, कुछ कर नहीं सकते। गॉट इट? लॉजिकली समझ में आ गया
क्या किया दोबारा, मुझे ओवरऑल वोल्टेज पता है, ओवरऑल करंट पता है, दोनों को डिवाइड करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इंपीडेंस निकल गया, पावर पता है, पावर इज ईवी आई वी कॉस फाई होता है आर बाय जेड, जेड पता है, पावर पता है, वोल्टेज पता है, करंट पता है, आर निकल जाएगा। आर निकालने के बाद मैंने इंपीडेंस के फॉर्मूले में डाल दिया। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू सेवेंथ क्वेश्चन। क्या कह रहा है, a choke coil and a resistor are connected in series in an AC circuit। एक कॉइल है और एक रेजिस्टर है, are connected in an AC circuit। The potential of 130 volt is applied to the circuit। आपने टोटल वोल्टेज जो अप्लाई की वो 130 वोल्ट है। If the potential difference across the resistor is 50 volt, यहां वोल्टेज है 50 वोल्ट, आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस चोक कॉइल, कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, EL निकालना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। ओवरऑल वोल्टेज अंडर रूट ऑफ EL स्क्वायर प्लस ER स्क्वायर, क्योंकि EC नहीं है, सो EL स्क्वायर आ गया, अंडर रूट ऑफ EL स्क्वायर आ गया E स्क्वायर माइनस ER का स्क्वायर, E स्क्वायर हो गया 130 का स्क्वायर, ER का स्क्वायर हो गया 50 का स्क्वायर, सॉल्व करके EL आ जाएगा 120 वोल्ट। ठीक है बेटा, आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन पे, a long solenoid connected to 112 volt DC source passes a steady current of 2 amperes। Now this is a typical question and conceptually important question, so please understand it carefully, then you write। long solenoid when connected, solenoid की बात की है, DC सोर्स पे कनेक्ट किया। Every solenoid, if it doesn't say that it's a pure solenoid, it will be considered as an LR circuit। So when solenoid is connected to DC, it behaves as purely resistive circuit। अगर आप डीसी पे कनेक्ट करोगे तो वो रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्यों? बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0, तो एक्सएल 0 हो जाएगा, तो इफेक्ट सिर्फ किसका बचेगा? आर का। इसी तरह से व्हेन सोलेनॉइड is connected to AC circuit, it behaves as an LR circuit। दोनों L का भी इफेक्ट होगा, R का भी इफेक्ट होगा। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। आपको बोला when connected to DC, when connected to DC तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तब Z नहीं होगा, तब सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि XL की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो R कितना हो जाएगा? वोल्टेज बाय करंट, रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 ओम्स, क्योंकि जब आप DC पे कनेक्ट करोगे तो XL का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से व्हेन कनेक्टेड टू AC, Z हो जाएगा वोल्टेज बाय करंट। अब करंट है 1 एम्पियर, तो Z हो जाएगा वोल्टेज बाय करंट, तो ये हो गया 12 ओम्स। ऑब्वियसली करंट कम हो जाएगा। क्यों करंट कम हुआ? क्योंकि ऑपोजिशन बढ़ गई। पहले ऑपोजिशन सिर्फ किसकी है? आर की। अब ऑपोजिशन में आर के साथ साथ एक्सएल भी आ गया, तो जब इंपीडेंस बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो आपको Z पता लग गया, L निकालना है, तो Z स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो एक्सएल स्क्वायर हो गया Z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, सो एक्सएल स्क्वायर कितना आ गया? 6 का स्क्वायर कॉमन, 3 बचा, एक्सएल आ गया 6√3 ओम्स।
एक्सएल से आप एल निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, सो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल इज 6√3, तो एल की वैल्यू हो गई 6√3 बाय 100 पाई हेनरी। पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको ध्यान से लिख लीजिए, स्पेसिफिकली ये 2 पॉइंट्स कि कब कैसे काम करेगा। एलआर सर्किट है, कोई भी इंडक्टर काम नहीं करता जब हम बात करते हैं किसकी, डीसी में, क्योंकि डीसी में एक्सएल 0 होता है। एलआर सर्किट है, और जब एसी काम करेगा तो दोनों होंगे, तो दोनों होने से करंट की वैल्यू रिड्यूस हो गई, ठीक है। अगर ये लिख लिया है तो ये वाला अटेम्प्ट कीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए सामने क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल उसी टाइप का ही है। क्या कहता है, व्हेन 100 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, डीसी अप्लाई करोगे तो सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा वोल्टेज बाय करंट, आर आ गया 100 ओम्स। इफ द सेम इंडक्टेंस इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट एसी सोर्स, आप एसी कनेक्ट करोगे तो आर जेड का भी काम आएगा, तो इंपीडेंस हो जाएगा वोल्टेज बाय करंट। वोल्टेज अब कितनी है 100 वोल्ट, करंट कितना है 0.5 एम्पियर, ये आ गया 200 ओम्स, इंपीडेंस हो गया 200 ओम। वाई द करंट इज रिड्यूस्ड, करंट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इंपीडेंस। For DC, impedance is equal to R. For AC, impedance is equal to under root R square plus XL square. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL निकालना है। फॉर्मूला लगा दो, Z कितना होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, सो XL स्क्वायर आ गया Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। Z कितना था 200, R था 100, तो XL आ गया 100√3, तो रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल कितना हो गया 100√3 ओम्स। √3 की वैल्यू 1.732 अगर डालूं तो 173.2 ओम्स। गॉट इट, ये था क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव ऑन टू द 10th एंड 11th। 10th की बात करते हैं। 10th आपने अगर दिमाग लगा लिया है वीडियो पॉज करके तो देखिए सामने, when a series combination of inductance and resistance are connected to 10 volt 50 hertz AC source, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टर, एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है, आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, आपने इसको कनेक्ट कर दिया 10 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी से, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज, 1 एम्पियर फ्लो करेगा। ये सब आरएमएस वैल्यूज हैं, कुछ नहीं बोला। तो वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, तो इंपीडेंस हो गया 10/1 दैट इज 10 ओम्स। पहली लाइन से मेरे को यह पता लगता है वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल π/3। Z क्या होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, रख लो संभाल के। tan फाइ कितना दिया हुआ है, फाइ कितना दिया है π/3, tan फाइ कितना होता है XL/R। LR सर्किट में tan π/3 यानी tan 60 की वैल्यू √3 इज XL/R, तो यानी यहां से XL आ गया √3 टाइम्स R, रख लो संभाल के। आपको निकालना है R और L, तो सब्स्टिट्यूट करो सेकंड को फर्स्ट में, सेकंड को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करोगे 100 इज इक्वल टू R स्क्वायर विच इज अननोन प्लस XL स्क्वायर, XL की वैल्यू हो गई है 3R स्क्वायर, सो R स्क्वायर आ गया 25, R हो गया 5 ओम्स। XL कितना हो जाएगा 5√3 ओम्स। आपको XL नहीं L निकालना है, L कितना हो गया 5√3,
बाई 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 50 दी हुई है, 100 5 से कटा, √3 बाई 20 पाई हेनरी। ये हो गया एल की वैल्यू। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स मूव ऑन टू 11th। 11th कह रहा है अ बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohms connected to an inductor of inductance L is in series with an AC source marked 100 volt 50 hertz, फेज एंगल दिया हुआ है π/4, वैल्यू ऑफ L। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। आपको R दिया हुआ है 10 ohms और आपको वोल्टेज दी है connected to this is in series with an AC source marked 100 volt 50 hertz। if the phase difference between voltage and current is π/4, L निकालना है। phi दिया है π/4, tan phi कितना हो गया XL/R। tan phi की वैल्यू π/4 है, 1 हो गया, ये हो गया XL/R। तो आपके पास XL किसके बराबर आ गया? R के बराबर। तो XL कितना हुआ? 10 ohms। XL हो गया 10 ohms। XL निकालने के बाद आपको L निकालना है, मतलब वोल्टेज का कोई काम नहीं है क्वेश्चन में। XL होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू L, ये दिया है 10 ohms। L हो गया 100 बाय 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, सो 100 कट गया, 1 बाय पाई हेनरी। सो L की वैल्यू हो गई 1 बाय पाई हेनरी। L 100 नहीं था, सॉरी मैंने 100 ले लिया, ये 10 था। L की वैल्यू 10 है, तो ये आ जाएगा 1 बाय 10 पाई हेनरी। गॉट इट? समझ में आ गई बात? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आ जाते हैं 12th पे। सेकंड फ्लैग क्वेश्चन, सेकंड टिपिकल क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत आता है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम पे, प्लीज ध्यान दीजिए। आपको बोला 80 वोल्ट 800 वॉट हीटर, 80 वोल्ट 800 वॉट, ये क्या हो गई? रेटेड वैल्यूज हो गई। मतलब दिस हीटर cannot have voltage greater than 80 volt. If I apply voltage greater than 80 volt, it might damage the heater. So 80 volt 800 watt heater is to be operated on a 100 volt supply. मेरे पास एक हीटर है, ये एक हीटर है, ये 80 वोल्ट झेल सकता है, 800 वॉट दे सकता है। उसको मेरे को 100 वोल्ट पे लगाना है, तो ये तो खराब हो जाएगा क्योंकि 80 वोल्ट वो हैंडल कर सकता है। तो रेटेड वैल्यूज से सबसे पहले आप क्या निकालते हो? रेजिस्टेंस। रेटेड वैल्यूज से, रेटिंग से आप रेजिस्टेंस निकालते हो, वो निकाल के अभी रखते हैं। रेजिस्टेंस कितना होता है? V² बाय पावर। V² हो गया 80 इंटू 80 बाई 800, ये आ गया 8 ohms। रेजिस्टेंस आ गया 8 ohms, बाद में यूज करेंगे, देखते हैं। इज टू बी ऑपरेटेड ऑन 100 वोल्ट सप्लाई। 100 वोल्ट की सप्लाई पे अगर कनेक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये खराब हो जाएगा क्योंकि ये 80 वोल्ट झेल सकता है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? मुझे इसका निकालना पड़ेगा, सीरीज में कुछ लगाना पड़ेगा ताकि इसके अक्रॉस वोल्टेज कम आ जाए। सीरीज में मैं रेजिस्टेंस लगा सकता हूं, सीरीज में मैं इंडक्टर लगा सकता हूं, सीरीज में कैपेसिटर लगा सकता हूं, कुछ भी लगा सकता हूं, मेरी कॉल है। इंडक्टर और कैपेसिटर लगाने का फायदा क्या होगा कि उसमें पावर कंजम्पशन नहीं होता, रेजिस्टेंस लगाने में हीट लॉस भी आता है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला? कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चोक रिक्वायर्ड। इंडक्टेंस मतलब अब आपको यहां करंट कंट्रोल करने के लिए क्या लगाना है? इंडक्टर लगाना है। करंट कंट्रोल करने के लिए आपको इंडक्टर लगाना है। अब रेटिंग से आप करंट भी निकाल लो, इंडक्टर लगाना है। करंट कितना होगा? पावर बाय वोल्टेज। पावर कितना है? 800 वॉट। वोल्टेज कितना है? 80। तो 10 एंपियर का मैक्सिमम करंट इसको चाहिए। सो करंट कैनॉट एक्सीड 10 एंपियर। करंट कैनॉट एक्सीड 10 एंपियर। 10 एंपियर करंट होना चाहिए, तो यहां पे 10 एंपियर करंट होना चाहिए। अब एक्चुअल सर्किट पे आ जाते हैं। सो फॉर करंट टू बी 10 एंपियर्स,
फ्रॉम 100 वोल्ट सप्लाई, एक्चुअल सप्लाई 100 वोल्ट की है, इंपीडेंस कितना होना चाहिए, वोल्टेज बाय करंट, इंपीडेंस होना चाहिए 10 ओम्स, और मेरे पास यहां इंपीडेंस कितनी है 8 ओम्स, तो एल लगाना पड़ेगा। आर आपके पास है 8 ओम्स, सो एक्सएल कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सो अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, एक्सएल की वैल्यू आ गई 6 ओम। तो 6 ओम का इंडक्टर लगाना पड़ेगा ताकि करंट कंट्रोल होके कितना आ सके, 10 एम्पियर। दोबारा समझो, रेटिंग से ये जो रेटेड वैल्यूज होती हैं, इन रेटेड वैल्यूज से आप लिमिट्स निकालते हो, ये स्पेसिफिकेशंस हैं विच आर प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर क्या कह रहा है कि 80 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज लगाना खतरनाक होगा इसके लिए, उसी से मैं करंट भी निकाल सकता हूं। मैन्युफैक्चरर ने बोला कि 10 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं होना चाहिए। अगर मैं सीधा सीधा कनेक्ट कर देता तो 100 डिवाइडेड बाय 8, 12.5 एम्पियर करंट आता, सर्किट खराब हो जाता। तो बेटर हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज में लगाना पड़ेगा कुछ, ताकि करंट को हम रिड्यूस कर सके। रेजिस्टर भी लगा सकते हो, इंडक्टर भी लगा सकते हो, कैपेसिटर भी लगा सकते हो। क्वेश्चन में इंडक्टर बोला था तो मैंने इंडक्टर लगाया, अभी आगे के क्वेश्चन आएंगे उसमें कैपेसिटर भी बोला होगा तो फिर कैपेसिटर लगाएंगे। कंसेप्ट सेम रहेगा, करंट आ जाएगा 10 एम्पियर, इतना चाहिए। तो इस करंट के लिए इंपीडेंस कितनी आ गई, 10 ओम, वोल्टेज 100 वोल्ट है और वो कितना है 10 ओम्स। आर मुझे पता है तो मेरे पास एक्सएल कैलकुलेट हो जाएगा। मुझे एल निकालना है तो एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दी है 50 इंटू एल, तो आपके पास एल की वैल्यू आ गई 6/100 पाई हेनरी। इतना इंडक्टेंस ऑफ चोक रिक्वायर्ड होगा। गॉट इट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, इसको तमीज से लिख लीजिए, अगर लिख लिया है तो इसको, इन दो को अटेम्प्ट कीजिए। अगर ये दोनों अटेम्प्ट कर लिए तो सामने देखिए 13th क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक लैंप मार्क्ड 100 वोल्ट डीसी कंज्यूम्स अ करंट ऑफ 10 एम्पियर्स। डीसी कनेक्ट किया 10 एम्पियर है, क्योंकि डीसी कनेक्ट किया तो सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट होगा, आर हो जाएगा वोल्टेज बाय करंट, वोल्टेज है 100 वोल्ट, करंट है 10 एम्पियर्स, ये हो गया 10 ओम्स। इट इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज मेंस। ओके, अब ये आपके पास बेसिकली स्पेसिफिकेशंस दे दी, आपने 200 वोल्ट पे उसे कनेक्ट कर दिया, इंडक्टेंस ऑफ चोक रिक्वायर्ड, भाई पहले वाला क्वेश्चन हो गया। ये एक लैंप है, ये लैंप है, इस पे आपने एक इंडक्टर लगा दिया। अब यहां करंट ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 200 वोल्ट पे आपने कनेक्ट किया, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आप कनेक्ट करोगे, करंट आपको कितना चाहिए 10 एम्पियर, करंट आपको चाहिए 10 एम्पियर, ये आपके पास है रेजिस्टेंस 10 ओम्स का, तो यानी इंपीडेंस रिक्वायर्ड कितनी हो गई, इंपीडेंस हो गई 200/10, दैट इज 20 ओम्स। इंपीडेंस पता है, आर पता है, एक्सएल निकाल लो, अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सो अंडर रूट ऑफ 400 माइनस 10 का स्क्वायर, सो 10√3 ओम्स। आपको इतना एक्सेल चाहिए, जैसे पहले किया बिल्कुल वही कर रहे हैं, इतना एक्सेल चाहिए। एक्सेल से एल निकालो, एल हो गया 10√3/2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, सो आपके पास आंसर आया √3/10 पाई हेनरी। तो इतना इंडक्टेंस होगा जो चोक का आपको रिक्वायर्ड होगा। सेम कॉन्सेप्ट लगाया जो पहले क्वेश्चन में किया। मेरे पास रेजिस्टेंस पहले मैंने निकाल लिया डाटा से, मेरे को रेजिस्टेंस पता है, मुझे वोल्टेज पता है, मुझे करंट पता है। वोल्टेज और करंट से मैंने क्या निकाला, इंपीडेंस कितना रिक्वायर्ड है, इंपीडेंस उतना है नहीं, तो हमें सीरीज में इंडक्टर लगाना पड़ेगा ताकि इंपीडेंस हम उतना पहुंच सके। ठीक है, आ जाते हैं 14th पे। 14th कह रहा है द इंडक्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस कॉइल इज 0.5 हेनरी। रेजिस्टेंस कॉइल मतलब एलआर सर्किट हो गया, एल आपको दिया है 0.5 हेनरी। हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डेवलप्ड अक्रॉस इट ऑन पासिंग एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ 0.2 एम्पियर।
करंट आपने 0.2 एम्पियर पास करवाया, कितना वोल्टेज होगा? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, इससे एक्सएल निकलेगा. व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन द कॉइल? अब इसमें आपको और डाटा नहीं गिवन, तो थोड़ा सा प्योर इंडक्टर बोलना पड़ेगा. ऑफ रेजिस्टेंस नहीं, यहां पे मिसिंग है, ये गलती है, करेक्शन करो. ऑफ रिएक्टेंस, ये रिएक्टेंस होगा, प्योर इंडक्टर बोला होगा. तो क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए. प्योर इंडक्टर है तो ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो गया. एक्सएल कितना हो गया? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल. सो 100 पाई इंटू 0.5, तो 50 पाई ओम्स. ये एक्सएल हो गया, 50 पाई ओम्स. एक्सएल पता है, आई पता है, वोल्टेज निकल जाएगा आई एक्सएल, क्योंकि यहां पे ना तो रेजिस्टेंस है ना ही कुछ है, प्योर इंडक्टेंस बोला है. करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन में. करंट हो गया 0.2, एक्सएल की वैल्यू 50 पाई, करंट है 0.2, एक्सएल हो गया 50 पाई. ये आंसर आ गया 10 पाई. पाई की वैल्यू 3.14, 31.4 वोल्ट. और फेज डिफरेंस कितना हो गया? पाई बाई 2. वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल पाई बाई 2. प्योर इंडक्टर में यही होता है. ठीक है, इन दोनों को लिख लीजिए, स्पेसिफिकली 13 ध्यान से, और उसमें क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए. इसके बाद ये 3 अटेम्प्ट कीजिए. अटेम्प्ट कर लिया है तो सामने देखिए. क्वेश्चन नंबर 15 पहले. 15 कह रहा है 100 वोल्ट 50 hertz AC source is connected to a series combination of inductance and resistor. Again LR सर्किट है. आपके पास एक इंडक्टर है 100 मिली हेनरी का, रेजिस्टेंस है 25 ओम्स का. आपको रेजिस्टेंस है. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ करंट. ओके, करंट निकालना है. वोल्टेज सोर्स है आपके पास 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज. तो सबसे पहला काम आप क्या निकालेंगे? सबसे पहले आप इंपीडेंस निकालेंगे. इंपीडेंस हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. एक्सएल कैलकुलेट कर लेते हैं. एक्सएल हो गया 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल. 100 मिली मतलब 0.1, मिली मतलब 10⁻³ कम करेंगे 0.1. ये आ गया 10 पाई ओम्स. सो अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर प्लस 10 पाई का स्क्वायर. सॉल्व करें. 10 पाई, पाई होता है 3.141. सो 10 पाई हो गया 3.141, so 31.41 इंटू 31.41, ये आता है 986.5881 प्लस 625, ये आ गया 1611 पॉइंट समथिंग. इसका स्क्वायर रूट आता है 40.14, तो ये आ गया 40.14 ओम्स. इंडक्टेंस आ गया, सॉरी इंपीडेंस आ गया. आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है करंट. करंट कितना होता है? वोल्टेज बाय इंपीडेंस. वोल्टेज कितनी लगाई है आपने? वोल्टेज लगाई है 100 वोल्ट, और ये आ गया 40.14. सो ये 24 के आसपास आएगा. 2 पॉइंट मतलब 100 डिवाइडेड बाय 40.14, रिजल्ट आता है 2.4912. सो 2.49 एम्पियर. ये करंट हो गया. और आपको निकालना है फेज. tan फाई, tan फाई कितना होगा? एक्सएल बाय आर. फाई हो गया tan इनवर्स, ये कितना था? एक्सएल था 10 पाई, सो 31.41 डिवाइडेड बाय 25, ये आता है 1.2564. tan इनवर्स 1.2564. टेबल्स में से वैल्यू निकल जाएगी, आप यहीं छोड़ सकते हो. ये हो गया 16th. आ जाते हैं 17th पे, 15th सॉरी. अब आ जाते हैं 16th पे. 16th कह रहा है
an AC voltage of 100 volt 50 hertz is connected across a 20 ohm resistor and a 2 millihenry inductor. तो R दे दिया 20 ohms, XL दे दिया 2 pi into frequency into L 2 into 10 to power minus 3. ठीक है, सो ये हो गया 100 उससे कट गया 0.2 पाई, इतना ओम्स, ये एक्सेल आ जाएगा. इंपीडेंस ऑफ द सर्किट निकालना है. इंपीडेंस कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, सो अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 0.2 पाई का स्क्वायर. कैलकुलेट करेंगे, जेड आ जाएगा. और उसके बाद करंट निकालना है. करंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज बाय इंपीडेंस. वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय जो इंपीडेंस आया था. ओवरऑल रिजल्ट कैलकुलेशन हो जाएगी. ठीक है, ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी और एडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. कह रहा है an inductor and a bulb are connected in series to an AC source of 12 volt 50 hertz. अब इंडक्टर और बल्ब को आपने जब सीरीज में कनेक्ट कर दिया, कर दिया तो आपके पास 2 एम्पियर का करंट आता है. तो जब ये एलआर सर्किट होगा क्योंकि आपने एसी पे कनेक्ट किया, तो आपके पास इंपीडेंस कितना आया, इंपीडेंस आया वोल्टेज बाय करंट, ये आ गया 6 ओम्स. इंपीडेंस आपके पास आ गया 6 ओम्स. इंपीडेंस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. नंबर 1. आगे क्या बोल रहा है, फेज डिफरेंस दिया है पाई बाय 4, फाई दिया है पाई बाय 4, tan फाई कितना हो गया 1, ये होता है एक्सएल बाय आर. तो यानी एक्सएल किसके इक्वल हो गया, आर के. सब्स्टिट्यूट करो, 6 का स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो आर स्क्वायर आपके पास कितना आ गया 18, 36 by 2 18. ठीक है, आर आ गया 3√2 ओम्स. आर आ गया 3√2 ओम्स. एक मिनट, दोबारा, एक्सएल आर के इक्वल है, एक्सएल आर के इक्वल है, आर आ गया 3√2 ओम्स. कैलकुलेट द इंपीडेंस, इंपीडेंस निकल गई, और एक्सएल, आर और एक्सएल बराबर है तो एक्सएल कितना हो गया 3√2. आपको इंडक्टेंस निकालना है, मतलब एल निकालना है. सो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, इंटू एल इज 3√2. तो एल आ गया 3√2 बाय 100 पाई हेनरी. गॉट इट. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17. ध्यान से वीडियो पॉज करके लिख लीजिए. अगर लिख लिया है, कर लिए, तो 18th इसको ध्यान दीजिए सामने. 18th क्या कह रहा है, फिगर शोज हाउ द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर वेरीज विथ फ्रीक्वेंसी. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राफ. एक्सेल क्या होता है, ध्यान दो, इधर ग्राफ बना लेता हूं मैं दोबारा. एक्सेल होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल. तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा. 100 टू एक्सेल और फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज पे 2 ओम्स है, 200 हर्ट्ज पे 4 ओम्स हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. 200 ओम्स पे 4 ओम हो गया, 300 पे 300 हर्ट्ज है तो 6 ओम्स हो गया, एंड सो ऑन. ये गिवन है. आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर. कोई भी एक वैल्यू ले लो. एक्सएल इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल. दो तरीके, या तो वैल्यू ले लो, फ्रीक्वेंसी 100 ले लो, एल एक्सएल 2 ले लो, आंसर आ जाएगा. दूसरा तरीका स्लोप से भी कर सकते हो. एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है तो इसका स्लोप निकाल लो. बात एक ही है, आपकी चॉइस है. सो दो मेथड्स हैं. पहला मेथड, आपने कोई भी एक वैल्यू ले लो, लेट्स से ये 2 वाली ले रहा हूं,
2 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल, सो एल आ गया आपके पास 1/100 पाई हेनरी। और स्लोप से भी कर सकते हो, मेथड 2, एक्सएल बाय फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई इंटू एल, ये हो गया स्लोप 2 पाई इंटू एल। स्लोप कितना होगा, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, तो 4 माइनस 2 अपॉन 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एल। सो सॉल्व करके सेम चीज आ जाएगी, इजी है, डायरेक्ट वैल्यू लेना, 100 पाई 1/100 पाई हेनरी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, इफ दिस इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू 8 ohms, what is the impedance at 300 hertz? So at 300 hertz XL की वैल्यू कितनी है 300 hertz पे, 6 ohms। R आपको दिया है 8 ohms। R तो हमेशा ही कांस्टेंट है, वो तो नहीं डिपेंड करता फ्रीक्वेंसी पे। तो इंपीडेंस कितनी हो गई, इंपीडेंस हो गई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, सो अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, आंसर आ गया 10 ohms। तो इंपीडेंस कितना आ गया 10 ohms, जब आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 300। गॉट इट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स मूव ऑन टू 19 एंड 20। 19th पे आ जाएं। A student connects a long air cord coil of manganese wire to 100 volt DC source and a current of 1.5 ampere flows। DC सोर्स पे जब आप कनेक्ट करोगे, DC सोर्स पे जब आप कनेक्ट करोगे तब इंपीडेंस किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। जब आप डीसी सोर्स पे कनेक्ट करोगे तो इंपीडेंस किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। जब इंपीडेंस आर के इक्वल हो जाएगा, और वो आर कितना हो जाएगा, वोल्टेज बाय करंट। वोल्टेज कितना है डीसी के लिए 100 वोल्ट, और करंट कितना है 1.5 एम्पियर्स, 3/2 मतलब 200/3 ohms। ये आर हो गया। आगे क्या बोला, when the same coil is connected to 100 volt 50 hertz AC source for AC, जब आप AC में कनेक्ट करोगे तो इंपीडेंस विच इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये हो जाएगा वोल्टेज बाय करंट। वोल्टेज कितना है 100, करंट क्या है 1 एम्पियर। सो आपके पास आर एक्सएल स्क्वायर कितना आ गया 100 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट इज 200 स्क्वायर बाय 9। सॉल्व करो, सॉल्व करो, वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस ऑफ कॉइल निकालना है, एक्सएल निकालना है। तो ये कितना हो गया 100 का स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस 4/9, 1 माइनस 4/9, सो 100 का स्क्वायर इंटू 5/9। तो एक्सएल की वैल्यू आ गई √5 इंटू 100/3 ohms। करेक्शन करो आंसर में, ये आंसर गड़बड़ दी हुई है, आंसर 10 ohm नहीं होगा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। जब हम डीसी की बात करते हैं तो वोल्टेज बाय करंट 100/1.5, 1.5 होता है 3/2, तो आर हो गया 200/3 ohms, आर हो गया 200/3 ohms। इसके बाद सेम कॉइल को आपने 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी पे कनेक्ट कर दिया, तब करंट हो गया 1, तो इंपीडेंस हो गई 100। सो एक्सएल हो गया 100 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो गया 200 का स्क्वायर बाय 9। 100 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, या 1 बचा या 4 बचा, ये 9 बचा, 5/9 स्क्वायर रूट करा, 100 का स्क्वायर का हो गया 100, √5 3। ये ठीक है आंसर बेटा। और फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है रीजन करंट रिड्यूसेस, करंट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इंपीडेंस। इंपीडेंस बढ़ता है इसीलिए करंट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। 20th क्या कह रहा है, एन एसी सर्किट हैविंग एन इंडक्टर एंड अ रेजिस्टर इन सीरीज draws a power of 560 watt from AC source marked 210 volt 60 hertz। ओके, एसी सर्किट है, एलआर सर्किट है, पावर दे दिया 560 वॉट, ERMS दे दिया 210 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दे दी 60 हर्ट्ज,
पावर फैक्टर दिया है, कॉस फाई दिया है 0.8। लो जी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आईवी निकल जाएगा। पावर क्या होता है? ईवी आईवी कॉस फाई। सो 560 is 210 IV into 0.8। सो IV आ गया 560 अपॉन 210 इंटू 0.8, 8/10। 0 से 0, 7 8 56, 7 3 21। आपके पास 10/3 एम्पियर करंट आ गया। IV की वैल्यू आ गई 10/3। इंपीडेंस निकालना है। इंपीडेंस क्या हो गया? वोल्टेज बाय करंट। वोल्टेज बाय करंट, वोल्टेज कितना है? 210। करंट कितना है? 10/3। आंसर आ गया 63 ओम्स। इंपीडेंस आ गया 63। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस कैसे निकलेगा? सबसे पहले आपके पास कॉस फाई है, कॉस फाई होता है R/Z। सो कॉस फाई है 0.8, R कितना है नहीं पता, Z है 63। सो R हो गया 0.8 इंटू 63। R पता है, Z पता है, एक्सएल निकाल लो। एक्सएल स्क्वायर हो गया Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। सो 63 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर। सो 63 का स्क्वायर इंटू 0.36, स्क्वायर रूट करो 63 इंटू 0.6 ओम्स, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, एक्सेल आपको एल निकालना है, तो फ्री एल कितना हो जाएगा? 63 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 60, इतना हेनरी। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लंबी है। गॉट इट? ये हो गया एल। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स मूव ऑन टू 21। अटेम्प्ट कीजिए दोनों, 21 22। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो आगे देखिए। 21 क्या कह रहा है? 21 कह रहा है व्हेन एन इंडक्टर L and a resistor R are in series are connected to 12 volt 50 hertz supply, current of 0.5 ampere flows। करंट है 0.5 एम्पियर का। सो आपको वोल्टेज दे दिया 12 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज, करंट दे दिया 0.5 एम्पियर। तो आप इंपीडेंस निकाल सकते हो EV बाय IV। EV कितना है? 12, IV कितना है? 0.5, इंपीडेंस आ गया 24 ओम्स। करंट डिफर्स इन फेज बाय फ्रॉम द अप्लाइड वोल्टेज बाय 0.π/3। फेज डिफरेंस दिया है π/3 रेडियंस। सो आप tan phi होता है XL/R। यहां से एक इक्वेशन आएगी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। R निकालना है, तो फाई कितना है? π/3। पहले ऊपर से निकाल लेते हैं। Z हो गया √R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये हो गया 24। रख लो संभाल के। अब tan phi कितना है? tan phi होता है XL/R। tan π/3, tan 60 √3 XL/R, तो XL हो गया √3R। सब्सटीट्यूट करो सेकंड को फर्स्ट में, सेकंड को फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करो। tan phi, इसको इसमें, सो √R स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर इज 24। सो ये आ गया 2R इक्वल टू 24, R इक्वल टू 12 ओम्स। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। लेट्स मूव ऑन टू 22। 22 कह रहा है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर भी आ गया। अभी तक के 21 क्वेश्चंस में LR ये सारे सर्किट्स थे, अब साथ में कैपेसिटर भी आ गया। जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं, आपको बोला कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टर RC सर्किट आ गया, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन AC सोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C एंड R आर 120 वोल्ट एंड 90 वोल्ट। E कैपेसिटर का दिया है 120, E रेजिस्टर का दिया है 90 वोल्ट। RMS करंट इन द सर्किट इज 3 एम्पियर। सो टोटल वोल्टेज अब निकल जाएगी RC सर्किट की, वो हो जाएगा EC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो √120 स्क्वायर
प्लस 90 स्क्वायर, 10 बाहर आ गया, 144 प्लस 81, 225, ये आ गया 150 ओम्स, 150 वोल्ट, 150 वोल्ट। निकालना क्या है? आरएमएस करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर। कैलकुलेट द इंपीडेंस, Z कितना हुआ? वोल्टेज बाय करंट, वोल्टेज है 150, करंट है 3, Z आ गया 50 ओम्स, Z आ गया 50 ओम्स। पावर फैक्टर ये होता है R बाय Z। सो R कितना है? R है 90, नहीं R की वैल्यू, ओके R नहीं पता, कोई बात नहीं। सो इसको आप एक और काम कर सकते हो, ऊपर नीचे करंट से मल्टीप्लाई कर दो, IR बाय IZ, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस सर्किट। सो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? 90 बाय 150, दैट इज 9 बाय 15। ऐसे भी कर सकते हो, या 3 बाय 5। ये आपके पास आ गया पावर फैक्टर, ठीक है। क्योंकि हमें इंडिविजुअल Z तो पता है, R नहीं पता, निकालना पड़ेगा, क्या फायदा, डायरेक्ट हो गया, ठीक है। वैसे R निकालना हो तो जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर है, ये करंट तो दोनों में सेम ही जाता है, वोल्टेज बाय उससे करके रेजिस्टेंस भी निकल आएगा, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं। गॉट इट? ये हो गया 22। ध्यान से लिख लीजिए, कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो मार्क कर लीजिए क्लास में पूछने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है 23rd, सामने ध्यान दीजिए। 23rd, रेजिस्टर ऑफ 200 ohms एंड अ कैपेसिटर ऑफ 40 माइक्रोफैरेड। एक रेजिस्टर है 200 ohms का, एक कैपेसिटर है 40 माइक्रोफैरेड का, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 220 वोल्ट एसी सोर्स। 220 वोल्ट का एसी सोर्स आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसका ओमेगा दिया हुआ है 300, यूनिट्स गलत दिए हैं। अगर ओमेगा दिया है तो 300 रेडियंस पर सेकेंड होगा, हर्ट्ज होता है तो फ्रीक्वेंसी होता है। बाकी देख लेते हैं, हो सकता है फ्रीक्वेंसी दिया हो या नोटेशन गलत हो, वील सी। कैलकुलेट द वोल्टेजेस अक्रॉस द रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, why is the algebraic sum is more than the source voltage। ध्यान से देखिए, पहले इंपीडेंस निकालते हैं। इंपीडेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? XC निकालना पड़ेगा। XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C। अब आती है गंदी गंदी कैलकुलेशंस। ओमेगा दिया है 300, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो ये रेडियंस पर सेकेंड ही होगा, यूनिट्स में गलती है। C की वैल्यू है 40 माइक्रो, 40 इंटू 10⁻⁻6, 3 जीरो ये खा गया, 3 ऊपर चले गए, 10⁻3/12 ओम्स। ये हो गया आपके पास XC। XC निकालने के बाद आपको R पता है, XC पता है, Z की वैल्यू हो गई √R² प्लस XC²। R की वैल्यू 200 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻4 प्लस XC का स्क्वायर 10⁻6/12 का स्क्वायर। 10⁻4 कॉमन ले लो, रूट से बाहर 10⁻2 आ गया, √4 प्लस 10⁻2 बचा ऊपर, 10⁻4 बार लिया था, 100 बचा, 100/12 का स्क्वायर। सो 4 3 4 25, 25/36। कैलकुलेट कीजिए, Z आ जाएगा। लॉजिकली समझ में आ गया? कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास Z आ गया। आगे आपको क्या बोल रहा है? Z निकल गया। व्हाट इज द वाई? पहले आरएमएस वोल्टेजेस निकालना है, Z निकालने के बाद करंट निकालेंगे। ये सॉल्व करके आ रहा है, करंट कितना हो गया? वोल्टेज बाय इंपीडेंस। वोल्टेज कितना? 220 डिवाइडेड बाय इंपीडेंस, कैलकुलेट कर ही लेते हैं। इंपीडेंस कैलकुलेट करेंगे, ये मेरे पास आएगा 25 डिवाइडेड बाय 36, 0.6944 प्लस 4, इसका स्क्वायर रूट 2.166, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2.166 इंटू 100, यह आता है 216.66 ओम्स।
ये आ गया इंपीडेंस। इंपीडेंस निकालना और इसके बाद करंट निकाल रहे हैं 216.66, सो 220 डिवाइडेड बाय 216.66, आंसर आता है 1.015, सो 1.02 एम्पियर। ये करंट आ गया। अब आपको निकालना है आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस दीज टू। वोल्टेज करंट दोनों में सेम जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो गया, आई एक्स सी, आई की वैल्यू 1.02, एक्ससी की वैल्यू 1000/12 डिवाइडेड बाय 12, यह आता है 83.33, सो 1.02 इंटू 83.33, ये मेरे पास आता है 84.9966, 84.9966 अप्रोक्सीमेटली 85 वोल्ट। और इसके बाद वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर वो हो गया आई आर। आई कितना है 1.02, आर की वैल्यू है 200, सो 1.02 इंटू 200, ये आता है 204 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, आंसर मैच नहीं हो रहा, हो सकता है कैलकुलेशन में एरर हो या उस आंसर में एरर हो, पर लॉजिकली यही है। ये गलत लग रहा है मेरे को, ये ठीक है, अभी हमने कोई गलती नहीं की। एक बार दोबारा, ओमेगा आपको दिया है 300, 1/ओमेगा सी करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्सी, सो 12 और 1000, 10⁻³ का 10⁻³ बचा, ऊपर जा गया 10⁻³ 1000/12 83.33, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, आर स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर है 200, उसका स्क्वायर हो गया 4 × 10⁻⁴, और एक्सी का स्क्वायर करेंगे 10⁻6/12 का स्क्वायर। ठीक है, 10⁻6 में से 10⁻⁴ बाहर आ गया, 10⁻² ओवरऑल बाहर, 4 + 100/12 का स्क्वायर, 100/12 का स्क्वायर, 100/12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, सो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 216.66 आंसर ठीक है। 220 टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस 1 के आसपास आंसर, बिल्कुल सही। आई एक्ससी आई एक्सएल करो, आंसर आ गया। ये करेक्ट आंसर है, वो गलत है। आगे आपको बोल रहा है हाउ, इसके बाद वाई इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज। अप्लाइड आपने 220 किया और आपको टोटल 280 के 290 के आसपास मिल रहा है, ऐसा क्यों होगा? एसी सर्किट्स में सिंस voltages in AC circuits is not in same phase, सेम फेज में नहीं होती, अलग अलग फेज में होती है, therefore we cannot add voltages algebraically। ये आरएमएस वैल्यूज हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को आप कर सकते हो कि किसी मोमेंट पे इस पे जो वोल्टेज है, उसी मोमेंट पे इस पे जो वोल्टेज होगी, दोनों का सम। बट फेजेस का ध्यान रखना होता है। फेजेस का क्यों ध्यान रखना होता है? क्योंकि हम ये जो वैल्यू ले रहे हैं आरएमएस है, यहां पे किसी मोमेंट पे कुछ वैल्यू है, यहां पे उस मोमेंट पे उतनी नहीं होगी, यहां पे फेज में फर्क होगा। सो फेज डिफरेंस होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। आ जाते हैं 24th पे। इस टाइप का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या कर रहा है क्वेश्चन? व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ डिवाइस एक्स, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द सर्किट। वोल्टेज आपने लगाया 200 वोल्ट, करंट आपको मिला 0.5 एम्पियर एंड इज इन सेम वोल्टेज। Since voltage is in same phase as that of current, therefore X जो होगा वो क्या होगा? रेजिस्टर। सेम फेज में किस केस में होता है? वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में कब होते हैं? जब सर्किट क्या हो? रेजिस्टिव सर्किट। तो ये X क्या होगा? रेजिस्टर। X होगा रेजिस्टर, और रेजिस्टर की वैल्यू होगी वोल्टेज बाय करंट,
आंसर आ गया 400 ओम्स। आगे क्या बोला, when same voltage is applied across another device Y, same current flows again but it leads, so when voltage leads current या current leads same voltage through circuit but it leads the voltage, current leads बोला, when current leads voltage by pi by 2, then element is capacitor, तो XC हो जाएगा उस केस में E बाय R, E बाय I, तो 400 ओम्स। तो X जब रेजिस्टिव सर्किट है तो R है 400, जब कैपेसिटिव सर्किट है तो XC है 400। आपको क्या बोल रहा है, नेम द डिवाइस हो गया। बी पार्ट बोला कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट व्हेन द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हेन सीरीज में होंगे तो इंपीडेंस हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, दोनों की वैल्यू डालो 400√2 ओम्स। तो करंट कितना हो जाएगा, E बाई जेड, E कितना है 200, Z कितना है 400√2, आंसर आ गया 1/2√2 एम्पियर। तब करंट होगा 1/2√2 एम्पियर। गॉट इट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। समझ में आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। अब वोल्टेज लीड करता है तो क्या होता है, इंडक्टर, वोल्टेज लैग करता है या करंट लीड करता है बाय एन एंगल पाई बाय 2 तो क्या होता है, कैपेसिटर। गॉट इट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। 25 एंड 26 करते हैं। 25th क्या कह रहा है, इफ द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर 1 एंड 2 आर 30, अब 1 जो है वो रेजिस्टर के क्रॉस है, ये 30 वोल्ट दे दिया, 2 जो है वो कैपेसिटर के क्रॉस है, ये भी 30 वोल्ट दे दिया, जो 3 है वो दोनों के क्रॉस है, तो ओवरऑल कितना होगा, सम नहीं होगा, वी आर स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर, आंसर आ गया 30√2 वोल्ट। गॉट इट। आ जाते हैं 26 पे। 26 क्या कह रहा है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कंडेंसर या कैपेसिटर टू रन अ 30 वोल्ट 10 वॉट लैंप। एक लैंप है 30 वोल्ट 10 वॉट, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विद एन ऑल्टरनेटिंग ऑफ 220। वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा उसमें पहले मैंने मार्क कराया था, 50 साइकिल्स पर सेकंड। ये झेल कितना सकता है 30 वोल्ट, और उस पर लगा कितना दिया 220, तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट कंट्रोल करना पड़ेगा। कौन करता है, आर, सी या एल। तो यहां पे हमें बोला कैपेसिटर, तो कैपेसिटर लगा के करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रेटिंग से वैल्यू निकालते हैं। रेटिंग से रेजिस्टेंस आ गया वी स्क्वायर बाय पावर, सो 30 का स्क्वायर बाय पावर हो गई 10, ये आ गया 90 ओम्स। रेजिस्टेंस हो गया 90 ओम्स। करंट, मैक्सिमम करंट कितना पास हो सकता है, मैक्सिमम करंट होता है पावर बाय वोल्टेज। पावर कितना है 10, वोल्टेज कितना है 30, 1/3 एम्पियर आप करंट पास करा सकते हो। तो यानी यहां से आपको कितना करंट चाहिए होगा, 1/3 एम्पियर। उसके लिए मुझे करंट कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। सो करंट रिक्वायर्ड, देयरफॉर इंपीडेंस रिक्वायर्ड, इंपीडेंस कितनी चाहिए, इंपीडेंस हो गया वोल्टेज दैट इज 220 डिवाइडेड बाय करंट 1/3, ये आ गया 660 ओम्स की मुझे इंपीडेंस चाहिए। इंपीडेंस 660 की है, जबकि मेरे पास रेजिस्टेंस कितना है 90 का, तो एक्सएल कितना होगा, एक्सएल होगा अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सो अंडर रूट ऑफ 660 का स्क्वायर माइनस रेजिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज 90 का स्क्वायर। कैलकुलेट कीजिए, ओ एक्सी, एक्सएल कह रहा हूं सॉरी, कैपेसिटर लगाना है तो एक्सी स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 660 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं 660 माइनस 90, ए स्क्वायर में देखते हैं कहीं परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा, ए माइनस बी, ये आ गया 570
इंटू ए प्लस बी 750 नहीं बन रहा, 10 ही बाहर निकलेगा सिर्फ और थोड़ा बहुत बाहर आ जाएगा, तो 570 इंटू 750 इसका स्क्वायर रूट आंसर आता है 653.8 ओम्स। एक्सेल एक्सी क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी 1 अपॉन 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी, तो सी कितना हो गया 1/2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 50 इंटू सी 653.8 इतना फैरेड। अब ये माइक्रो वाइक्रो में आ जाएगा, छोटा होता है, इतना फैरेड का कैपेसिटर चाहिए आपको, कैलकुलेशन हो जाएगी आगे। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से इसको लिख लीजिए। एक एक स्टेप दोबारा सोच के हमें करंट कंट्रोल करना है तो इंपीडेंस बढ़ानी पड़ेगी। इंपीडेंस बढ़ाने के लिए हमने कैपेसिटर को किसमें कनेक्ट कर दिया सीरीज में, वो निकाल के फिर हमने वैल्यू निकाली। ध्यान से लिख लीजिए, ये लिखने के बाद ये 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लीजिए। अटेम्प्ट कर लिया है तो ध्यान दीजिए 27th, what will be the impedance of the adjoining circuit for DC source। पहला for DC, RC सर्किट है, XC कितना हो जाएगा इंफिनिटी, तो इंपीडेंस कितना हो जाएगा इंफिनिटी, खत्म। कैपेसिटर ब्लॉक्स DC। सेकेंड पार्ट फॉर AC सोर्स और फ्रीक्वेंसी इतना, AC सोर्स दिया है तो XC निकालो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, XC निकाल रहा हूं 1 अपॉन ओमेगा सी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी, सी की वैल्यू दी है 2 माइक्रोफैरेड, पाई से पाई कट गया, यह आ गया 100 10 टू पावर -4, ऊपर जाके हुआ 10 टू पावर 4 ओम्स। XC हो गया 10 टू पावर 4, R दिया हुआ है 20 ओम्स, XC हो गया 10 टू पावर 4 ओम्स। एक मिनट, फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में है, किलो का मतलब 10 टू पावर 3 और हो जाएगा साथ में, सो 10 टू पावर माइनस, ये सिर्फ 10 ओम्स बचा, और R दिया है 20 ओम्स, तो इंपीडेंस कितना हुआ, ये ध्यान से किलो हर्ट्ज है, किलो का मतलब हो गया 10 टू पावर 3, एक 10 टू पावर 3 और आ जाएगा, Z हो गया अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, सो अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, आंसर आ गया 10√5 ओम्स। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। लेट्स मूव ऑन टू 28th। 28th क्या कह रहा है, एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ 1.5 मिली एम्पियर एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी 300 रेडियंस पर सेकेंड फ्लोज थ्रू अ 10 किलो ओम रेजिस्टर एंड अ 0.5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इन सीरीज। फिर से आरसी सर्किट है। Find the RMS voltage across capacitor and the impedance of the circuit। करंट दिया है 0.5 मिली एम्पियर, 1.5 मिली एम्पियर, ओमेगा दिया हुआ है 300 रेडियंस पर सेकेंड, रेजिस्टर दिया हुआ है 10 किलो ओम्स, कैपेसिटर दिया हुआ है 0.5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तो सबसे पहले आरएमएस, पहले एक्सी निकालो, एक्सी हो गया 1 अपॉन ओमेगा सी, सो 1 अपॉन 300, सी की वैल्यू 0.5 इंटू 10 टू पावर -6, कितना आया सॉल्व करके, 0.5 होता है हाफ, 2 ऊपर चला गया, 2/3 इंटू 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 4। ठीक है, ये XC आ गया, XC निकालना है तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हो जाएगा IXC, करंट कितना 1.5 इंटू 10 टू पावर -3 या 3/2 इंटू 10 टू पावर -3, और XC की वैल्यू 2/3 इंटू 10 टू पावर 4, आंसर आ गया 10 वोल्ट। ठीक है, आंसर आ गया 10 वोल्ट। कैपेसिटर की वोल्टेज आ गई 10 वोल्ट। आपको क्या निकालना है, दूसरी चीज इंपीडेंस निकालना है। XC पता है, R पता है, इंपीडेंस कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर
प्लस एक्सी स्क्वायर। आर कितना है 10 किलो ओम यानी 10 टू पावर 4 प्लस एक्सी स्क्वायर 2/3 इंटू 10 टू पावर 4। 10 टू पावर 4 का स्क्वायर यानी 10 टू पावर 4 बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4/9 कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। आ जाते हैं 29th पे। Circuit consists of a 2 microfarad capacitor and a resistor of 1 kilo ohm। 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, रेजिस्टर है 1 किलो ओम्स का। An AC source of 12 volt 50 hertz is connected across the circuit। ERMS दिया है 12 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, RC सर्किट है। फिर से कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग। करंट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, इंपीडेंस, क्योंकि ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। इंपीडेंस के लिए XC चाहिए। XC होता है 1/ω/C, 1/2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू C। C है 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इससे निकलेगा XC। कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया 100, 10 टू पावर -3 के साथ 10 टू पावर -4 बनाया, ऊपर आ गया 10 टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 पाई ओम्स। XC आ गया 10 टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 10 टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 10 टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये सॉल्व करके आता है 1591 अप्रोक्सीमेट 1591.8 ओम्स। ये आ गया XC। आपको निकालना है करंट, तो उसके लिए इंपीडेंस चाहिए। Z हो गया अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर की वैल्यू 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 3 का स्क्वायर। XC की वैल्यू इसको भी 10 टू पावर 3 की फॉर्म में लिख लो 1.59 या अप्रोक्सीमेट 1.6 इंटू 10 टू पावर 3 ओम्स। सो 1.6 इंटू 10 टू पावर 3 ओम्स। 10 टू पावर 3 का स्क्वायर बाहर, रूट से बाहर आ गया 1 प्लस 1.6 का स्क्वायर, 1 प्लस 1.6 का स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट 1886। सो 1886 1.886 1.9 इंटू 10 टू पावर 3 ओम्स। अप्रोक्सीमेट Z की ये वैल्यू आ गई। करंट की वैल्यू कितनी होगी, करंट हो गया वोल्टेज बाय इंपीडेंस। वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.9 इंटू 10 टू पावर 3। सो 12 डिवाइडेड बाय 1.9 ये आता है 6.31 मिली एम्पियर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट किया है मैंने, आंसर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पार्ट, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये हो गया IXC। I कितना निकाला 6.31 मिली एम्पियर, और XC की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर 3 कट गया 6.31 इंटू 1.6, ये आता है 10.09 10.1 वोल्ट। थर्ड पार्ट, फेज डिफरेंस, tan phi माइनस XC बाय R। कैलकुलेट कीजिए, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज लैग कर रही है, तो फाई हो गया tan इनवर्स XC बाय R। XC है 1.6 इंटू 10 टू पावर 3, R है 10 टू पावर 3, तो ये हो गया 1.6। नेगेटिव का वोल्टेज लैग्स। फोर्थ पार्ट, एवरेज पावर EV IV cos phi। cos phi होता है R बाय Z, नहीं तो cos phi निकालना पड़ेगा tan phi से। EV की वैल्यू कितनी है, EV की वैल्यू 12, IV की वैल्यू 6.31 मिली। cos phi R बाय Z, R कितना 10 टू पावर 3,
इंपीडेंस कितना 1.9 इंटू 10⁻3, इससे एवरेज पावर निकल जाएगा। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 29। कैलकुलेशंस लंबी, अदरवाइज मेथड तो समझ में आ गया ना। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 30th पे तवज्जो दीजिए। 30th कह रहा है एलसीआर सर्किट। एलसीआर वाले शुरू हो गए। एक आर दिया है, एल दिया है और सी दिया है। तीनों वैल्यूज आपको पता है। आर दिया है, एल दिया है और सी दिया है। आर है 100 ओम्स, एल दिया है 2/π हेनरी, सी दिया है 100/π माइक्रोफैरेड। तीन वैल्यूज गिवन है। द सीरीज कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इंपीडेंस निकालना है पहले। एक्सेल निकालेंगे। एक्सेल हो जाएगा 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 50 इंटू एल। पाई से पाई काट दो, 200 ओम्स। एक्सी निकालो 1/2π इंटू फ्रीक्वेंसी, सी की वैल्यू 100/π इंटू 10⁻⁻6। पाई से पाई कट गया, 100 10⁻4, ये आ गया 100 ओम्स। Z की वैल्यू √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। r² इज 100 का स्क्वायर, XL माइनस XC करूंगा 100 आएगा, 100 का स्क्वायर। आंसर आ गया 100√2 ओम्स। इंपीडेंस आ गया 141.2। आगे क्या बोला? सेकेंड पार्ट, पीक वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। करंट की वैल्यू, पीक वैल्यू। पहले IRMS, ये हो गया ERMS बाय इंपीडेंस। ERMS कितना दिया हुआ है? 220/100√2 एम्पियर। I0 होता है IRMS इंटू √2। √2 से √2 कट जाएगा, 2.2 एम्पियर। पीक करंट आ गया। सेकेंड पार्ट क्लियर। थर्ड, ऑल्सो कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट, कंपेयर दिस वैल्यू विद द वन एट इट्स रेजोनेंस। सो पावर फैक्टर कितना हो गया? पावर फैक्टर होता है R/Z। R कितना है 100, Z कितना है 100√2, ये आ गया 1/√2 यानी 0.707। सो एट रेजोनेंस power factor is 1. Therefore, its value is 70.7% of that at resonance. So जो रेजोनेंस पे वैल्यू होती है उसके 70% वैल्यू है। गॉट इट? आ जाते हैं 31 पे। 31 क्या कह रहा है? अ 200 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC सोर्स। ERMS दे दिया 200 वोल्ट, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC सोर्स ऑफ L 5 हेनरी, कैपेसिटर 80 माइक्रोफैरेड, रेजिस्टर 40 ओम्स। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है द एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर टू गेट मैक्सिमम करंट, तो एट रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम होता है। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1/रूट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एट रेजोनेंस क्या होता है? 1/√LC। सो 1/√L की वैल्यू 5, C की वैल्यू 80 इंटू 10⁻⁻6। कितना हुआ ये? 10⁻⁻6 का 10⁻3 बाहर आ गया, -3 बाहर आ गया, 400 का 20 बाहर आ गया। सो ये आ गया 100/2। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, 10⁻⁻3 यही वैल्यूज दी हैं। L दिया है, वो दिया है, ठीक है। सो ये आ गया 1000/20, दैट इज 50 रेडियंस पर सेकेंड। करेक्शन करो, ये 50 होगा आंसर, 2.5 नहीं। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 1/√LC, L is 5 हेनरी, C is 80 माइक्रोफैरेड। 80 माइक्रोफैरेड बिल्कुल ठीक है। माइक्रो का 10⁻⁻6, 10⁻⁻3 बाहर आया रूट से, 400 का 20 बाहर आया रूट से, 10⁻⁻2 बचा, 100/2 50, ठीक है आंसर।
इसका आंसर करेक्शन कर लीजिए 50 रेडियंस पर सेकंड। तो ऑब्वियसली अब आगे वाले भी गलत हो जाएंगे। सेकंड पार्ट का आंसर क्या है? सेकंड पार्ट में आंसर है करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। तो एट रेजोनेंस Z की वैल्यू R के बराबर हो जाती है, तो ये हो जाएगा 40 ओम्स। Z किसके बराबर होगा? R के, और वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 ओम्स। करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वोल्टेज बाय R। इंपीडेंस R के इक्वल है, वोल्टेज है 200 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू 40, ये आ गया 5 एम्पियर। देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ करंट ये हो गया 5√2 एम्पियर। IRMS निकला ऊपर, अब I0 निकाल दिया। करंट एम्पलीट्यूड बोला, करंट एम्पलीट्यूड बोला, तो आरएमएस करंट कितना हुआ? मैक्सिमम करंट कितना हुआ? 5 एम्पियर। वो कौन सी वैल्यू? आरएमएस वैल्यू। आपने निकाल दी पीक वैल्यू। सेकंड, थर्ड पार्ट, द पावर डिसिपेशन इन द सर्किट। पावर डिसिपेशन होता है ईवी आईवी कॉस फाई। ईवी की वैल्यू कितनी है? 200। आईवी की वैल्यू क्या है? आईवी की वैल्यू क्या है? आईवी की वैल्यू ईवी बाय आर ले लो, और किस फ्रीक्वेंसी पे बोला? पावर डिसिपेशन इन द सर्किट एट रेजोनेंस। ऐड कर लीजिए, एट रेजोनेंस बोलेगा, कॉस फाई हो जाता है रेजोनेंस पे 1। सो ईवी स्क्वायर हो गया 200 इंटू 200, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन ना किस फ्रीक्वेंसी पे, तो उसी फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहा होगा, डिवाइडेड बाय 40। आपके पास आ गया 1000 वॉट्स। ठीक है, सो दो करेक्शंस कर लीजिए इस क्वेश्चन में, लिख लीजिए इसको, कोई दिक्कत आए तो फिर क्लास के लिए मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 कह रहा है अ रेडियो कैन ट्यून ओवर अ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ पोर्शन ऑफ मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट बैंड दैट इज 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज। सो 800 से 1200 कुछ भी रेजोनेंस हो सकता है। इफ द एलसी सर्किट has an effective inductance of 800 microhenry, what must be the range of the capacitor? frequency होता है 1/2 pi root LC for 800 hertz, 800 से 1200, 800 किलोहर्ट्ज। फॉर 800 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई रूट एल सी। सो सी की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई स्क्वायर एल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। सो 1/4 पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर। एल की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 200 माइक्रो, 200 इंटू 10⁻⁶। फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर 800 इंटू 10⁻3, तो 800 का स्क्वायर इंटू 10⁻3 का स्क्वायर हो गया 10⁻6। ठीक है, ये हो गई आपके पास सी की वैल्यू। तो 10⁻⁶, 10⁻6 कट गया, 4 0 2 0, 10⁻⁻6 ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा? 4 इंटू 3.14 इंटू 64 इंटू 2, 128। ठीक है, ये कैपेसिटर की वैल्यू आ गई। कैलकुलेट करते हैं, 4 इंटू 3.14 इंटू 128, ये आ गया 1607, 1607.68, 1607.68 इंटू 10⁻⁻6। सो अब वैल्यू डालो, सॉल्व करने के लिए ऊपर ज्यादा चाहिए होंगे, ऊपर इसको 10⁻6 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 1607.68 डिवाइड करो। 1607.68 इसको कर दिया डिवाइड 10⁻6 से, ये आता है 622 पिकोफैरेड।
622 पिको फैरेड। कैलकुलेशन दोबारा, 8 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/2π√LC, 800 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ली हमने, 800 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ली। सो 1/4π² L फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ये आ गया C की वैल्यू। ठीक है, 1/4 इंटू 3.14, ओहो इसका स्क्वायर मिस हो गया, सॉरी, इसीलिए वैल्यू थोड़ी मैच नहीं कर रही। कैलकुलेशन दोबारा, सो 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 128, यह आता है 5048, 5048.1152, 10⁻6 अपॉन 5048.1152 इंटू 10⁻12, 10⁻6 डिवाइडेड बाय 5048.1152, सॉल्व करके आता है 198.09, 198.1 पिको फैरेड। पिको मतलब 10⁻12। ये कैपेसिटर हो गया 800 किलोहर्ट्ज के लिए। दूसरे के लिए फॉर 1200, फॉर कहां तक 1200 किलोहर्ट्ज, उसके लिए भी कैलकुलेट करोगे। सी की वैल्यू 1/4π² एल की वैल्यू है 200 इंटू 10⁻6 इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी हो गई 1200 किलोहर्ट्ज, सो 1200 इंटू 10⁻3 का स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 88 पिको फैरेड। सो रेंज हो गई, रेंज ऑफ कैपेसिटर 88 पिको फैरेड से आपको 198 पिको फैरेड का कैपेसिटर चाहिए। इस रेंज का कैपेसिटर चाहिए जो इतने में लेफ्ट राइट हो सके, आगे पीछे हो सके। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आपको देखो 800 से 1200 के बीच में कहीं पे भी आप रेजोनेंस चाहते हो, तो 800 पे है तो निकाल लिया कितना सी चाहिए, 1200 पे है तो कितना निकाल लिया सी चाहिए। उस रेंज में कोई भी सी हो सकता है, ताकि आप 800 से 1200 के बीच में क्या निकाल सको, रेजोनेंस पे आ सको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 कह रहा है एन इंडक्टर 200 मिली हेनरी, कैपेसिटर 500 माइक्रोफैरेड, रेजिस्टर इतना आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 100 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एट विच पावर फैक्टर इज यूनिटी। सो फर्स्ट पार्ट, पावर फैक्टर इज यूनिटी एट रेजोनेंस। तो आपको बेसिकली रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, 1/2π√LC। सो 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ एल की वैल्यू आपके पास है 200 मिली और सी की वैल्यू आपके पास है 500 माइक्रो। कैलकुलेशन कीजिए, ये आ गया 1/2π, 10⁻³ तो इन 3 जीरो के साथ उड़ गया, ये बचा 100, 10⁻⁴ बचा रूट का, 10⁻⁴ बचा तो ये आ गया 10⁻²। सो 150/π हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी हो गई फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में बोल रहा है करंट एम्पलीट्यूड एट दिस फ्रीक्वेंसी, करंट कितना होगा। पहले तो सेकंड पार्ट एट रेजोनेंस, Z आ गया R के इक्वल, R कितना दिया हुआ है 10 ohms। सो करंट हो गया E/Z, मतलब E/R। इस केस में वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, I आ गया 10 एम्पियर, ये RMS है तो I0 कितना हो गया 10√2 एम्पियर। थर्ड पार्ट Q फैक्टर का फॉर्मूला 1/R√L/C, वैल्यू डालिए। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 10 ohms, L की वैल्यू 200 मिली, C की वैल्यू 500 माइक्रो। सॉल्व करें 1/10 √2/5, ऊपर चला गया 10⁻3, 2000/5 400, 400 का रूट हुआ 20, 20/10, क्वालिटी फैक्टर आ गया 2। ठीक है,
समझ में आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन? ये था 33rd। आ जाते हैं नेक्स्ट पे 34th एंड 35th। आंसर 34th, ध्यान दीजिए। 34th में कह रहा है एन इंडक्टर 200 मिली हेनरी, कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टर आर कनेक्टेड विद इतना AC source. If the current and voltage are in same phase, if current and voltage are in same phase, if I and V are in same phase, then circuit is at resonance. करंट और वोल्टेज सेम फेज में कब होते हैं? जब रेजोनेंस होता है। जब रेजोनेंस होगा तो कैपेसिटर निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2π√LC। किसी डाटा की कोई जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 इज 1/2π√L की वैल्यू 200 मिली, और ये C कैलकुलेट हो जाएगा। किसी डाटा की कोई जरूरत नहीं है, आलतू फालतू बाकी सब दिया हुआ है। आ जाते हैं 35th पे। फाइंड आउट द रीडिंग्स ऑफ V4 एंड V5। V1 जो है वो इंडक्टर के अक्रॉस है, वो दिया है 30 वोल्ट। V2 जो है वो कैपेसिटर के अक्रॉस है, वो मुझे दिया है 40 वोल्ट। V3 जो है वो रेजिस्टर के अक्रॉस है, वो दिया है 10 वोल्ट। आपको बोला V4 निकालिए। V4 जो है वो LC की वोल्टेज है, वो हो गई √ऑफ VL माइनस VC का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ VL माइनस VC, ये आ गया 10 वोल्ट। और जो तीसरा है V5 ओवरऑल कनेक्टेड है, वो हो गया √ऑफ VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, सो √ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, आंसर आ गया 10√2 वोल्ट। इंडक्टर और कैपेसिटर इनकी कंबाइंड वोल्टेज VL माइनस VC के रूट हो जाता है, उसके स्क्वायर का रूट, तो VL माइनस VC भी हो सकता है, VC माइनस VL भी हो सकता है, विच एवर इज पॉजिटिव। गॉट इट? ये हो गया 35th। आ जाते हैं 36th पे। 36th अटेम्प्ट अगर आपने कर लिया है, नहीं किया तो पॉज करके अटेम्प्ट करो, अगर कर लिया है तो देखना आगे। 36th वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। 230 वोल्ट AC सोर्स is connected in series combination of L 5 Henry, C 80 microfarad, R 40 ohms. Calculate the angular frequency of the source which drives the circuit in resonance. ओमेगा निकालना है। रेजोनेंस के लिए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 1/√LC, सो 1/√L की वैल्यू 5, C की वैल्यू 80 माइक्रो। ठीक है, सॉल्व करके आ जाएगा 400 10⁻³ 20 50 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पार्ट, obtain the impedance of the circuit and amplitude of current at resonance. At resonance Z किसके बराबर आ गया? R के, वो हो गया 40 ohms। करंट कितना होगा? वोल्टेज बाय R। वोल्टेज कितना लगाया आपने? 230 डिवाइडेड बाय 40, 23/4 एम्पियर। तो पीक करंट कितना हो गया? 23/4√2 एम्पियर। ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड, ऑब्टेन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर IR, I कितना? 23/4 इंटू R की वैल्यू 40, ये हो गया 230 वोल्ट। और VL और VC दोनों बराबर होंगे। IXL कर लो या IXC कर लो, आपकी कॉल है। I की वैल्यू हो गई 23/4, क्योंकि रेजोनेंस है ना। XL कितना होता है? ओमेगा L। ओमेगा कितना निकाला है? 50। ओमेगा इज 50 और L की वैल्यू कितनी है? 5 हेनरी। इसको कैलकुलेट करो, VL या VC दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। इसके बाद भी बोला है हाउ इज यू कैन एक्सप्लेन द वोल्टेजेस दैट दे आर, वो बराबर नहीं है, तो आप बोलोगे बिकॉज
voltages are in different phases, so we cannot add them algebraically. algebraical एडिशन नहीं हो सकती क्योंकि वोल्टेजेस डिफरेंट फेजेस में है. गॉट इट? ये हो गया 36. आ जाते हैं 37 पे. A 25 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, C दिया है 25 माइक्रोफैरेड, इंडक्टर दिया है 0.1 हेनरी, रेजिस्टर दिया है 25 ओम, 25 ओम्स, are connected in series with an AC source whose EMF is ERMS दे दिया, E नॉट दे दिया या वोल्टेज दे दिया, बाद में वैल्यू ढूंढ लेंगे, 310 sin 314t. What is the frequency of the EMF? फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? ओमेगा कितना है? 314. ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी 3.14, 100/2, 50 हर्ट्ज. इसके बाद ए पार्ट बोला, द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट. रिएक्टेंस क्या होता है? एक्सएल माइनस एक्ससी या फिर एक्ससी माइनस एक्सएल. सो एक्सएल निकालो. एक्सएल होता है ओमेगा एल. ओमेगा दिया है 314 और एल की वैल्यू दी है 0.1. एक्सएल हो गया 31.4 ओम्स. एक्ससी की वैल्यू निकालिए. एक्ससी हो गया 1/ओमेगा सी. ओमेगा कितना है? 314. सी की वैल्यू 25 माइक्रोफैरेड. 25 इंटू 10⁻⁻6. ऊपर जाके हुआ 10⁻6/314 इंटू 25. कैलकुलेट कीजिए. 10⁻6 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 314. रिजल्ट आता है आपका 127.4. सो रिएक्टेंस कितना हो गया? रिएक्टेंस हो गया एक्ससी माइनस एक्सएल. बड़ा लेते हो, सो 127.4 में से 31.4 माइनस करो. 127.4 में से 31.4 माइनस करो, ये आ गया 96 ओम्स. 96 ओम अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया. सेकेंड पार्ट में क्या बोला? इंपीडेंस ऑफ द सर्किट Z, ये होता है √R² प्लस XL². सो √ ऑफ व्हाट इज R? R इज 25. सो 25 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर. कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा 99.1 ओम्स. सी पार्ट पे आओ. आपको बोला सी पार्ट में करंट इन द सर्किट. करंट कुछ नहीं बोला तो आरएमएस करंट होगा. करंट होगा ई आरएमएस डिवाइडेड बाय इंपीडेंस. ई आरएमएस कितना हो गया? ई पीक दैट इज 310 बाय √2 इंटू 99.1. इतना एम्पियर हो जाएगा कैलकुलेशन. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37. लेट्स मूव ऑन टू 38th. 38th क्या कह रहा है? एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 100 मिली हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर. एल आपको दिया है 100 मिली हेनरी. आपने इसे आर के साथ कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया, फ्रीक्वेंसी दे दी 2 किलोहर्ट्ज. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस सो दैट द मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन? आर की कोई जरूरत नहीं है. फॉर मैक्सिमम करंट सर्किट must be in resonance. रेजोनेंस होगा. आपको C निकालना है. सो C कितना हो गया? या वो पहले वैल्यू फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट LC. तो C हो गया 1/4 पाई स्क्वायर L इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर. 1/4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू L. L की वैल्यू कितनी है? 100 मिली हेनरी. सो 10⁻⁻1 बचा. फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 किलोहर्ट्ज. 2 इंटू 10⁻3 इसका स्क्वायर. कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 63 नैनो फैरेड. नैनो इज 10⁻⁹.
आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या रहा है, एन इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी, एल दे दिया 2 हेनरी, कैपेसिटेंस ऑफ 18 माइक्रोफैरड एंड अ रेजिस्टर ऑफ 10 किलो ohms are connected in series to a source of 220 volt, ERMS दे दिया 20 volt with adjustable frequency, frequency आप वेरी कर सकते हो। what frequency should be chosen to maximize current? to maximize current frequency हो जाएगी 1/2 pi root LC, so 1/2 into 3.14 रूट L की वैल्यू 2 हेनरी, C की वैल्यू 18 इंटू 10 to the minus 6, 10 to the minus 6 का 10 to the minus 3 बाहर, ये 36 का 6 बाहर, 2 इंटू 3.14 इंटू 6 इंटू 10 to the minus 3, कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा 26.5 हर्ट्ज। रेजोनेंस की बात कर रहा है। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम करंट, आई निकालना है, वो हो जाएगा E by R, क्योंकि एट रेजोनेंस Z इक्वल टू R हो जाता है। वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट, R की वैल्यू कितनी है 10 किलो ओम्स, सो आ गया 2 मिली एम्पियर, और पीक वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 2√2 मिली एम्पियर। गॉट इट। वैसे इसमें आरएमएस तक ही निकालना था, मैक्सिमम करंट बोला है, मैक्सिमम पीक करंट नहीं बोला, तो आंसर इसका कायदे से 2 मिली एम्पियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। 40th कह रहा है, एन एसी सर्किट कंटेनिंग 800 मिली हेनरी इंडक्टर, एल दे दिया 800 मिली हेनरी, 60 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 60 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर दे दिया, इज इन सीरीज विद अ 15 ओम रेजिस्टर, आर दे दिया 15 ओम, एलसीआर, दे आर कनेक्टेड टू इतना, ऑब्टेन एवरेज पावर ट्रांसफर्ड इन ईच एलिमेंट। पावर इंडक्टर और कैपेसिटर का इंडिविजुअल जीरो होता है, रेजिस्टर का निकालने के लिए हमें करंट निकालना पड़ेगा, उसके लिए पहले हमें वो निकालना पड़ेगा इंपीडेंस। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हमें दिया 50 हर्ट्ज, एक्सएल हो गया 2 पाई इंटू 50 इंटू एल पर -3, 3 0 से 3 0 उड़ गए, 8 5 40, 42 80 पाई ओम्स। एक्सी निकालोगे 1/2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी, 60 इंटू 10 to the minus 6, कैलकुलेट करके एक्सी आ जाएगा। एक्सी पता लग गया तो जेड निकलेगा, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जेड निकाल लोगे तो उसके बाद करंट निकलेगा E by Z, वोल्टेज हो गया 230 बाई जो भी Z की वैल्यू आई थी वो इधर सब्सटीट्यूट करोगे। अब रेजिस्टर की पावर कितनी हो जाएगी EV IV, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इंटू पर, अब वो मत करना EV IV मत करना, EV टोटल है, ये हो जाएगा IV इंटू पावर, बोला ना पावर भी रेजिस्टर की भी निकालना है ना, ठीक है, इसमें यूज करोगे IV² बाई Z। EV IV मत यूज करना क्योंकि EV तो टोटल वोल्टेज है, रेजिस्टर की वोल्टेज तो आपको पता ही नहीं है ना, सो या तो पहले रेजिस्टर की वोल्टेज निकालो फिर उसके बाद सॉल्व कर लो, या सीधा IV² बाय R कर लो। IV² जो यहां से निकलेगा बाय R करके आप कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद एवरेज पावर बोला, एवरेज पावर कितना हो जाएगा टोटल सर्किट का EV IV cos phi R by Z। सारी वैल्यूज पता है, सब्सटीट्यूशंस होनी है, कैलकुलेशन लंबी है, क्वेश्चन समझ में आ गया। आ जाते हैं 41 में। आ जाते हैं 41st पे। 41st में कह रहा है ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैज अ पावर रेटिंग ऑफ 300 वॉट। इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब क्या होता है रेजिस्टिव सर्किट, तो सिर्फ रेजिस्टेंस दी हुई है यहां पे, मतलब वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे। आपको पावर रेटिंग दी है 300 वॉट, ये सर्किट सिर्फ रेजिस्टेंस का है, वो π/3 इनिशियल फेज है, उसका फेज डिफरेंस नहीं है, करंट की इक्वेशन थोड़ी ना दी हुई है। फेज डिफरेंस किसके बीच में होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में, यहां करंट की कोई इक्वेशन नहीं दी। ERMS
141.4 ये हो गया पीक डिवाइडेड बाय √2, 100√2/√2 ये आ गया 100 ओम्स, 100 वोल्ट। ERMS हो गया 100 वोल्ट। क्योंकि रेजिस्टिव है तो पावर कितना होगा, EV IV। सो IV आ गया, IV की वैल्यू कितनी आएगी, 300 डिवाइडेड बाय 100। तो IV कितना सॉल्व करके आएगा, 300 डिवाइडेड बाय 100। ये बात क्लियर है? क्योंकि ये मैंने क्यों कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये पूरा सर्किट, क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टिव सर्किट है। सो 300 डिवाइडेड बाय 100, करंट आ गया 3 एम्पियर। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 41। 41st क्या कह रहा है, 41st कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विच व्हेन पुट इन सीरीज विद 100 ओम रेजिस्टर। आर आपको 10 ओम रेजिस्टर, आर आपको 10 ओम दिया है, सी आपको निकालना है, मेक्स द पावर फैक्टर इक्वल टू 0.5। पावर फैक्टर होता है R/Z, ये दिया है 0.5, आर दिया है 10 ओम्स, तो Z आ गया 20 ओम्स। Z पता है और R पता है, C निकालने के लिए पहले XC निकलेगा, Z² माइनस R², 400 माइनस 100, ये हो गया 300, XC आ गया 10√3। XC आपके पास कितना आ गया, 10√3 ओम्स। XC निकालने के बाद C निकालना है, 1/2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू C। सो 1/2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आगे दी है 100 हर्ट्ज, इंटू C इतना फैरेड। कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। तो ये थे सारे के सारे, क्वेश्चन नंबर 42 था ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस। आपको करना क्या है, आपने मेरी हेल्प लेके किए, जो जो आपको डिफिकल्ट लगे थे उनको रिपीट कीजिए, फिर भी कोई डाउट आता है तो क्लास में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।